आ रहा है ना, मेरा आवाज आ रहा है। हेलो। हेलो। याचा आवाज येतो. Good evening, everyone. We will be starting in shortly in few minutes. Uh, Kindly, thank you for the patience.
Shruti, shall we start? Yeah, we should. Okay. I'll just share screen now. हाँ ठीक है आकृति आकृति मिल गया मुझे तो ऐड वाला Shri. आवाज आ रहा है Okay. Already 9-10 हो गए. आई थिंक हम और लोग ज्वाइन होने के लिए वेट नहीं करते हैं. आई थिंक वी विल स्टार्ट. तो आई हैव मेंशन्ड हियर कि दिस इज लास्ट वन फॉर अ व्हाइल, मीनिंग हमारे जो सेशंस चल रहे हैं स्पेसिफिकली ऑफ साइकेट्री एक्सपेरिमेंट्स एंड नोइंग देयर प्रैक्टिकल significance, knowing their value in our day to day life. तो उसमें continuously a third session है. तो last one of this series for a while, इसलिए वो लिखा है. This one is focusing on 2 experiments. जब हमने अभी तक के experiments देखे जो भी psychiatry, psychology में conduct किए गए हैं, the main common theme between them was that कुछ ना कुछ उनके टाइम में चल रही चीजों से उन्हें प्रॉब्लम था, क्यूरियोसिटी थी एंड दे वांटेड टू फाइंड सम थिंग्स आउट. तो आज हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, आज हम जो 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे, उसमें ये पहला है बाय सोलोमन एश एंड द अदर वन इज बाय मिलग्राम. तो फर्स्ट टू नो कि उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस थे जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए. एक्सपेरिमेंट्स तो हम देखेंगे बट उनके माइंड में क्या क्वेश्चंस थे. तो सोलोमन एश हैड दिस क्वेश्चन मेनली इन माइंड दैट will people trust their own eyes or the opinion of the group? How powerful is the social pressure? So basically he grew up during the period of political and social upheaval जब नाजिज्म वगैरह वो सब चल रहा था. सो बिफोर सोलोमन एश, साइकोलॉजिस्ट हैड ऑलरेडी स्टडीड द ग्रुप इन्फ्लुएंस. बट ग्रुप इन्फ्लुएंस एज इन जब ऑलरेडी सब ग्रुप के लोग में मैक्सिमम लोग एक तरह से बिहेव कर रहे हैं तो बाकी के कैसे करते, ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या रहता है वो सब. But Solomon Ash was not interested in whether people could be forced or something. He just was interested in whether the mere presence of majority of the people to one side can make the ordinary person abandon their own judgment. हम एक 10 लोगों का ग्रुप लेते हैं, उसमें फॉर 10th पर्सन उसके उसके जो ओपिनियंस है, उसके माइंड में जो चल रहा है इज नॉट मैच 8 और रादर अदर 9 पीपल. तो क्या वो अपना ओपिनियन वॉइस भी करेगा? इसमें फोर्स की या इसकी कोई बात नहीं थी. क्या वो ओपिनियन वॉइस भी करेगा? दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन इन हिज माइंड कि मेयर प्रेजेंस ऑफ सोसाइटी, मेयर प्रेजेंस ऑफ अदर्स क्या रहता है. एंड ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब इक्वल लेवल के थे. मतलब इसमें कोई सीनियर जूनियर से भी ज्यादा जो हम एक अथॉरिटी फिगर या फिर ऑर्डर देने वाली फिगर देखेंगे मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में, देयर वाज नो वन लाइक दैट इन सोलोमन एश. तो मेन क्वेश्चन वाज हाउ इंडिपेंडेंट डू यू थिंक यू रियली आर. सो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 अगर हम ये देखना चाहें, आर योर डिसीजंस कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स और they often go along with others even when they disagree, या फिर 5 is the best balance, it depends on the situation and who is around me. मेरे अराउंड लोग जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा भी डिसीजन बदलता रहेगा. एंड द 9-10 दे आर लाइक आई स्टैंड ऑन माय ओन जजमेंट इवन इफ अदर्स डिसएग्री. तो वी नो कि 9th और 10th में ऐसे सिचुएशन में स्टैंड होने के लिए बहुत एक्चुअली गट्स भी लगते हैं एंड इट इज चैलेंजिंग ऑल्सो. तो एंड वी आवरसेल्व्स नो ऑन वेरी मच लेवल्स कि हम
उसमें से मैक्सिमम लोग मिडल में कहीं ना कहीं रहते हैं, या कभी कभी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस स्केल भी रहते हैं। तो सोलोमन एशिस कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट ऑफ 1951, उसका टास्क ये था कि पार्टिसिपेंट्स को 3 लाइन दिखाए गए थे। एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट था, जो ऐसे मतलब कभी भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसका कुछ एथिकल डायलेमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो ही हैड गिवन दिस वन स्टैंडर्ड लाइन। ये स्टैंडर्ड लाइन का अप्रोक्सीमेट ऐसे कुछ एग्जैक्टली मेजरमेंट्स या ऐसे कुछ नहीं थे, बट उसके बाजू में 3 कंपैरिजन लाइंस दिए थे। एंड अप्रोक्सीमेटली देख के, अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो अप्रोक्सीमेटली देख के पता चल रहा है कि इसके साथ मोस्टली मैचिंग लाइन ये है, ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन यही था कि आपको जो लाइन दिखाई गई है उसके साथ मैचिंग लाइन कौन सी है। दैट्स इट। एंड वो जब पूरे ग्रुप को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें रियल पार्टिसिपेंट सिर्फ एक था, जिसे एकदम लास्ट में सवाल पूछा गया था। बाकी सारे थे एक्टर्स, और उन्हें जानबूझ के जवाब गलत देने के लिए बोला था। सो यू इमेजिन, ऐसे 9-10 लोगों का ग्रुप है, वो लोगों को बोला है एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन डिस्प्ले किया है, सब लोगों को अपना अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक को पता नहीं है 2 ने क्या लिखा है, 8 ने क्या लिखा है, 4 ने क्या लिखा है, उनको पता नहीं है, तो दे माइट ऑल राइट देयर आंसर्स। बट जब हम पार्टिसिपेंट के पास आए, तो उसको हमने बताया, देखो तुम्हारा क्वेश्चन तो ये है कि इसमें से कौन सी लाइन सिमिलर है, बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी बताया गया दैट ऑल अदर्स हैव मार्क्ड बी। दिस वॉज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन गिवन, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स थे, उनको सवाल पूछा नहीं गया था, उनको बोला गया था कि आपको जाके ये आंसर लिख के आना है। दे वेर इंस्ट्रक्टेड टू गिव द रॉन्ग आंसर, जस्ट टू शो कि पार्टिसिपेंट क्या करता है। सो वन बाय वन ऑल द एक्टर्स गेव रॉन्ग answer, and even though the correct answer was obvious, 75% of participants conformed to the wrong answer। इसीलिए इसे बोला जाता है conformity experiment, कि जस्ट बिकॉज बाकियों ने वो आंसर दिया है तो वही आंसर हम देंगे। क्यों? बिकॉज ग्रुप की एक कंफॉर्मिटी रहती है, ग्रुप की एक ग्रुप साथ में रहता है तब स्ट्रांग रहता है। तो द प्रेजेंस ऑफ जस्ट वन और अदर एलाई, अगर किसी ने अलग जवाब दिया, उसको क्या लग रहा है कि बाकी के 9 लोग अगर ये बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, अगर मैं सी बोलूंगा तो वो ग्रुप की कंफर्मिटी ब्रेक हो जाएगी, शायद ये सोच के। अगर उन्होंने 100 ऐसे पार्टिसिपेंट्स को सवाल पूछा, तो उसमें से 75% लोगों ने बी ही जवाब दिया, जबकि उन्हें मन से पता था किसी, इट वॉज वेरी ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर। मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे लाइंस एकदम थिन डिफरेंस है लाइंस में, बट व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज गिवन इट वाज वेरी मच क्लियर कि ये एक लाइन है और ये बाकी के लाइन है, तो इट वाज वेरी मच क्लियर कि आंसर सी था। बट ये देखना था कि जस्ट टू सी दैट सारे ग्रुप का आंसर एक हो, वो अपना आंसर चेंज करते हैं क्या। तो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट में कुछ एथिकल डायलेमा समझने जैसे टेंशन या समझने का कॉम्प्लिकेशन या ऐसे कुछ नहीं था। तो मेन रीजन, द मेन थीम वाज दैट समटाइम्स वी चेंज आवर बिहेवियर just because we don't want to stand alone. And that is why I had mentioned these few examples here on the screen, that ever gone to a restaurant you don't really like, but other insisted that it serves good food. Ever pretended to know a song because everyone else around you knew it. Ever wanted to leave a party but stayed as no one else was leaving. और जो मेडिकोज के लिए ज्यादा रिलेटेबल है कि यू थिंक पेशेंट्स डायग्नोसिस नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन, बट अदर्स इंक्लूडिंग योर कंसल्टेंट और बाकी सारे आपके साथी भी, दे फील दैट नहीं ये डायग्नोसिस है तो क्या आप बोलोगे, और यू विल जस्ट गो फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट। तो दीज फ्यू एग्जांपल्स आई हैड पुट हियर। बाकी तो ओवर टू यू श्रुति। आई थिंक इट विल बी वंडरफुल टू पॉज और एक बार जो आपने सवाल रेस किए हैं एक बार ग्रुप से भी जान लेते हैं।
कि उन सवालों के उनके पास कोई जवाब है क्या? एनीबडी, इफ यू कैन जस्ट सिंपली अनम्यूट और आप इन सवालों को बता सकते हैं. दोज हु आर मेडिकल प्रोफेशनल्स कैन आल्सो सजेस्ट. एनीवन? रिकॉर्डिंग चालू किया है? So we can come back to any participant if they want to share about this. So, Can I? ha, Priya, hi. Yeah, hi. I can see this in students usually because they don't want to stand out. And even though they feel like they have to do something good, then also they will first think what others will say and then they will follow whatever others are doing. So nowadays, I'm thinking, nowadays it's quite obvious. Probably in my days, it was not so, but now it's very obvious with the students that everybody is similar. They are not outstanding people, means we can't find them, different people with different opinions or different behaviors. And will it be so surprising if I say ki, because this experiment was conducted sometime in 1950s, their findings then, uh, we tend to resonate with those findings even now, and I'd probably break this experiment a little more. And, you know, what concepts really at every stage, ना हर stage पे जैसे experiment में कुछ कुछ बदला गया और उससे फाइंडिंग क्या मतलब फाइंडिंग क्या नहीं आई, या किस तरह से आई, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी. तो एक, तो जब उन्होंने शुरुआत किया, जैसे जानवी ने बताया कि सारे ही एक्टर्स थे और एक ही व्यक्ति जो रियल पार्टिसिपेंट्स, एंड दे केप्ट रिपीटिंग दिस पैटर्न. सो उन्होंने धीरे धीरे ये जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ाने शुरू किए. मैंने एक से शुरू किया, एज मच एज 15. when when they realized he 3 or 4 people disagreed, so this conformity kind of plateaued. conformity में थोड़ा ड्रॉप आ गया, एक तरह से बोल सकते हैं. सभी लोग रॉन्ग आंसर को अब हाँ नहीं बोल रहे. अगर 2 या 3 लोग खड़े होके बोल रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दैट्स व्हाट आई फील, देन दिस कॉन्फॉर्मिटी प्लेटो एक जगह पे आके वो स्थिर हो गई. देन व्हाट दे डिड वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग. दे इंट्रोड्यूस somebody who gave the correct answer. सो वन ऑफ द एक्टर्स, मैंने सारे एक्टर्स अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और कोई 1 या 2 एक्टर्स राइट आंसर दे रहे हैं, तो वो ग्रुप के यूनानिमिटी को ब्रेक कर दे रहे हैं. विच मीन्स दैट इवन व्हेन वन पर्सन spoke about, disagreed with the larger group, who is also an actor, not a real participant, also an actor, but disagreeing with the larger group, उन्होंने देखा कि कंफर्मिटी 5 से 10% तक नीचे गिर रही है. Now, suddenly the participant, who's the real participant and who's actually being measured for their answers, they feel now they can talk, or now they can tell the real answer or the correct answer that is right for them. So, यूनानिमिटी अगर होना, डिसएग्रीमेंट ना होना, ये हमेशा कि हम सही जवाब पर है. मैंने इफ एवरीबडी अग्रीज टुगेदर, दैट डजंट ऑलवेज मीन दैट पीपल आर, द ग्रुप इज टेकिंग द राइट डिसीजन. सो दैट इज समथिंग एन इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिटिकल फैक्ट. और मैं इसका एप्लीकेशन भी बाद में बताना चाहूंगी. एंड इफ यू कैन थिंक अबाउट इट एंड वांट टू पुट इन द चैट बॉक्स, दैट वुड आल्सो बी वंडरफुल. दैट इफ यू कैन ऑलरेडी थिंक अबाउट एन एप्लीकेशन फॉर दिस, कौन सी ऐसी जगह है या हमारे सामाजिक जीवन में या हमारे प्रोफेशनल जीवन में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम देखते हैं कि एक तरह का डिसीजन लेना और ऑलवेज अग्रीइंग टू डिसाइड टुगेदर इज नॉट अ हेल्दी वे टू अप्रोच द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग. So I'd love to one application you can think is a cockroach Janata Party, and absolutely, just because a group of few students got up
actually one person got up and took an insult to be a satire, and it suddenly turned into a movement, and nobody was expecting it to. It's not the first meme that we've seen. It's also not the last that we will ever see. But what clicked is because initially some people joined the page, some people viewed it, they started sharing it, and suddenly all of us were involved and soaked into, and I think are still involved to some extent, uh, trying to understand what will be the next steps. No? Even if we may agree, we may disagree, we may have our positions, but we are still curious. कि आगे क्या होगा? Right. So breaking this unanimity, I think, and this is something that I find personally most interesting about this experiment was breaking unanimity. दूसरा है कि टास्क डिफिकल्टी भी, और ये ऐश का जो एक्सपेरिमेंट होने का कारण यही था क्योंकि अर्लियर ही वाज वर्किंग इन अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेयर द टास्क इन इटसेल्फ वाज वेरी एम्बिगुअस. तो एक लाइट था, वो लाइट एक्सपेरिमेंटर बताता था कि लाइट हिल रहा है, एंड दिस वाज शेरिफ्स एक्सपेरिमेंट अबाउट अगेन द सेम टाइम कि लोग हाँ अब मतलब गलत चीजों को क्यों अग्री करते हैं और अपने ओपिनियन अपने मत के लिए खड़े क्यों नहीं रह सकते. द सेम थिंग इट वाज मेजरिंग, बट द टास्क इन इटसेल्फ वाज वेरी एम्बिगुअस. तो लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, इस पे बताना था. यहाँ पे जब लाइंस कंपेयर करना है तो लाइंस विजिबली उसमें एम्बिग्विटी नहीं है, बहुत क्लियरली, जैसे जैमी ने दिखाया था, बहुत क्लियरली हमको पता चल रहा है कि ये लाइन कौन से लाइन के साथ मैच करिए. इस पे दो राहें नहीं हो सकती, इस पे कंफ्यूजन नहीं हो सकता. So इसके लिए the earlier experiment did not, it gave the same kind of conformity results, but Ash himself was not convinced, and therefore he wanted to design something with an unambiguous task कि जहाँ पे बहुत एक clear line है, this is right and this is wrong, there is no discussion, there is no confusion about the right and wrong, and yet he found the same result. So this is also not the first experiment on conformity, but one of the most memorable ones because uh, it kind of stayed, and the result stayed on and has changed the structure of future experiments also, and we'll see that in some time. Also इसके बाद भी आने वाले कुछ experiments है जिसमें and I will probably talk about it when I'm summarizing, but इसमें conformity को और अलग तरीके से देखा गया है, and that also has relatively found the same result. So when we made the task a little more harder or a little more ambiguous, that is also something that he tried doing. कि फिर लाइंस के लेंथ में डिफरेंस कम हो गया, माने वो लगभग थोड़े एक जैसे लेंथ के लाइंस थे, तो उसमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ी कि क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है. अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो सोशल प्रेशर भी बढ़ गया. जो क्लैरिटी थी, अगर वो जब कम हो जाती है या डिस्टिंक्टनेस कम हो जाता है, एम्बिग्विटी बढ़ जाती है, सोशल प्रेशर भी बढ़ जाता है, और सोशल प्रेशर जब बढ़ता है तो कन्फर्मिटी भी बढ़ जाती है. एंड दीज वर ऑल्सो वन set of interesting findings, and I think this is something also applicable to a lot of our own life, that if we have one person nagging us about something, and if we have 10 people in our lives nagging about that one particular thing, because there is astounding social pressure to do something. For example, most commonly, I think for every Indian child would be to get married. So one person telling you to get married, we kind of, okay, I'll do it when I want to. But when 10 people are also talking about the same thing day in, day out, there is an astounding social pressure. And then there is this compulsion, because there is a difference between what we want to do and what we are expected to do, and which is also in a way, this is called cognitive dissonance. कि जब हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं, या हम जो निर्णय ले रहे हैं, उसमें और हमसे जो अपेक्षा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है. ये अंतर के वजह से हम हमेशा ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मेरा निर्णय सही है. एंड सो पीपल टेंड टू फोल्ड अंडर दिस प्रेशर,
Also, some people develop their own narratives to continue believing what they want to do. So there are several types of cognitive dissonance, जिसके वजह से either I tend to agree with you just because I don't want this discomfort between us. I don't want this anxiety or this pressure between the with whom I'm interacting, because you believe in different thing and I believe in different thing. ये प्रेशर कम करने के लिए डिसोनेंस काम कर सकता है, या फिर मैं जिस धारणा से मैं अगर किसी चीज के बारे में कोई धारणा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके लिए अपना एक एविडेंस है, भले वो एविडेंस ना हो, वो बिलीफ हो या दूसरे सोशल ग्रुप का प्रेशर हो या दूसरे सोशल ग्रुप से मेरी कंफर्मिटी हो, पर ये डिफरेंस बरकरार रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो मानना है, मैं जिसको बिलीव कर रही हूँ वही सही है। इसके लिए भी हम कुछ कॉग्निटिव बायसेस यूज करते हैं ताकि डिसोनेंस एक तरह से बना रहे एंड वी कंफर्म टू देन आवर सोशल ग्रुप आल्सो. There were some ethical issues. So आई थिंक अगर आप पिछले सेशन या उसके पिछले सेशन में जुड़े रहेंगे तो हमने बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स के बारे में बात किया था, और इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में भी एथिकल कंसर्न के बारे में बात करेंगे. पर इसमें एथिकल कंसर्न उतना भयंकर नहीं था या उसके बहुत ज्यादा गंभीर मायने नहीं थे, especially for the participants. But what it did create is, because all of the other people were actors and there was only one or maximum 3 or 4 participants to follow, we saw, the experimenters saw that there was later a mild discomfort to all of those participants, just knowing that they were really interacting with actors and these were not real participants. And so this mild psychological discomfort kind of made them, they were kind of torn between their own perception and what the group thought. Obviously, it will be an uncomfortable to face when we know that I was being set up for a wrong answer. Everybody pressurized me to do a wrong answer, and it was deception, and it was a planned deception, and therefore what the experimenters did was to provide debrief after that. And so because it was mild psychological discomfort, it did not warrant to any long-term psychological discomfort that we've seen in previous, especially the last session that we talked about, where there were a lot of human subjects who saw some long-lasting concerns with their psychological health after having participated in the experiment. So again, just because Priya had made this observation कि ये मैं देख रही हूँ कि सब एक तरह से herd follow कर रहे हैं, तो उसी तरह around 2009 National Geographic channel, I'm sure we all must have watched some point of time in our lives. तो उन्होंने बस for fun sake they wanted to do a brain game kind of a series. और क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और ये 1950s में हुई थी, तो दे वर आल्सो क्यूरियस विद वन क्वेश्चन कि क्या अगर हम ये इस बार दोहराएंगे और इस आज की दुनिया में दोहराएंगे, क्योंकि तब की दुनिया अलग थी, तब की सोशल स्ट्रक्चर्स अलग थे, कंफर्मिटी, सोसाइटल कंफर्मिटी बहुत ज्यादा थी. तो क्या अगर हम ये अब इन 2009 if we were to repeat a task like this, would people still confirm? So it is an interesting thing, and it's possibly you may have seen it in social media already, but I would like to just quickly throw a light on how it was done. And so there was a clinic, somebody was in the waiting room. This person in the waiting room was a participant. वो अकेले नहीं थे, उनके पहले जब ये पार्टिसिपेंट जुड़ते उस क्लिनिक में जुड़ते हैं वेटिंग रूम में, उनके पहले ढेर सारे लोग वहां पे ऑलरेडी आके बैठे हुए हैं. So when this participant joins,
what the participant sees is, okay, every time there is a bell rung, all of the patients who are in the waiting room of the doctor, everybody stand. And then when there is a bell again, they continue standing. When there is a bell again, then they sit down. तो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं. Some are reading, some are just sitting there, some are talking, some are with children. This is a very seemingly normal looking clinic of a doctor. And because they had set it up as a clinic, तो जाहिर सी बात है कि एक एक मरीज अंदर जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर बाहर निकल जाएंगे. कुछ समय के बाद ऐसे हुआ कि this first participant was the only participant from the original group when the experiment had started. And when newer participants joined in, they continued to follow the same routine. Every time there was a bell, everybody would stand up. They would continue to stay standing. And every time there was a bell rung again, they would sit down. And nobody questioned. Nobody asked the other person, ये क्यों हुआ? And I think even when I read the conformity experiment as a student, I always realized शायद ये experiment इंडिया में होता तो बहुत अलग होता. And I personally don't know any similar experiments that were conducted for conformity in India. But I'm sure if the waiting room experiment, it was not an experiment, not a research experiment. It was just an activity that was conducted and shot and captured and telecasted on television. But had it been an Indian clinic, probably we would have definitely asked कि हम क्यों खड़े रह रहे हैं, which I think is also the streak of non-conformity within us that that's written in the argumentative Indian. So again, when the participants were asked later on, because the first group था जिसमें ये first participant पहली बार जुड़े थे, the first group was entirely actors and who disappeared slowly, एक करके गायब होते गए. And then the last group was entirely participants. And they continued to engage in the same kind of behavior without question, without having to know why they are doing, and without feeling something odd कि ये अभी भी continue कर रहे हैं और ये क्यों करना चाहिए. So when they were asked, they just said that we believed that we had to, that we believe that this was supposed to be done, but why it was supposed to be done, nobody questioned. And so it could be. I think we'll just probably find this video, and if possible, send it on common groups also. There are also, before I hand it back to Janvi, I want to talk about two kinds of conformity that later on there were again further experiments that were done in social psychology, and these two kinds of types of conformity were given by Deutsch and Gerards. One is normative social influence. और ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप की मैं हर बात मान रही हूँ ताकि वो ग्रुप मुझे पसंद करे और मुझे ग्रुप में पार्टिसिपेशन मिले, ग्रुप में सम्मान मिले, ग्रुप में लोग मुझे चाहे. So it is wanting to be liked by the particular group. So I agree with whatever the group's saying. The other concept that they have given is informational social influence. So believing in something truly because we think that that is a better information. And right now in our current socio-political situation, I think both these influences play a very direct role in almost everything with what we believe and what we do. So I think it would be a good idea to, again, I will pause for 2 minutes. If anybody can think about any examples where they think either normative social influence works or informational social influence works, or both together. It's you can just unmute yourself and that's it. In Instagram, but so Alok, would you like to share how you think Instagram works? Which of this influence works?
Sure. Yes. True. And because people are also very curious now, who do you follow and what do you follow? And if you follow this, then you are liked. If you don't follow this, then maybe. I'm not sure if This is also on the Instagram, na Shruti, that whenever some follow request comes, we see how many mutuals are there. If we mutual. absolutely don't know that person also, but mutuals are in hundreds, thousands, then we are like कि किसी ना किसी सर्कल के साथ तो होगा ही होगा, तो we just assume कि हाँ ओके शायद मुझे याद नहीं आ रहा है बट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. सेम अबाउट द पेज वी वांट टू फॉलो या ऐसे कुछ की वो उसके नीचे स्पेसिफिकली आता है दैट इट इज फॉलोड बाय हाउ दीज मेनी पीपल इन योर फ्रेंड लिस्ट एंड उनके भी वो स्पेसिफिक पोस्ट एंड ये सब. तो आई थिंक वो नॉर्मेटिव ग्रुप एंड इंफॉर्मेशनल दोनों में आता है. मैं बाद में कंफर्मिटी के बारे में वाइल बिफोर चेंजिंग टू अनदर एक्सपेरिमेंट मुझे यही बोलना था कि ऐसे नहीं है कि सोलोमन ऐश का एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि कंफर्मिटी ये कोई पैथोलॉजी है या उन्होंने जो किया वो कुछ किया. दैट इज व्हाई पार्टिसिपेंट्स हैड दिस फीलिंग ऑफ डिसेप्शन. उनको क्यों लगा कि ये क्या हमारे साथ धोखा किया है करके, क्योंकि उनका उनको अगर नहीं बताया होता कि बाकी के लोगों ने क्या आंसर दिया है, तो माइट हैव देयर इज हायर चांस दे माइट हैव मार्क द सी. बट उनका आंसर डाइल्यूट किया गया या फिर थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट किया गया उनके आंसर को बाय टेलिंग कि ये देखो ये तुम्हारा सवाल है और मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि बाकी के लोगों ने ये जवाब दिया है, अब तुम डिसाइड करो आगे का करके. तो conformity is something we all see while adapting in our family, culture, peers, workplace. कि normative influence बोलता है कि I know they may be wrong, but I don't want to stand out. मैं सबसे अलग ऐसे नहीं दिखना चाहता, मैं टारगेट नहीं बनना चाहता. दैट इज वाई. तो दैट इज वन रीजन पीपल कंफर्म टू द अदर्स ओपिनियन. दूसरा ऐसा है कि मे बी एवरीवन एल्स नोज समथिंग आई डोंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई कोई लोग दे कंफर्म टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स. सो कंफर्मिटी इज नॉट ऑलवेज पैथोलॉजिकल. समटाइम्स हमें ग्रुप थिंक का ये कंसेप्ट भी दिखता है साइकेट्री एंड मेडिसिन में. जैसे जूनियर डॉक्टर में नोटिस दैट अ डायग्नोसिस डजंट फिट या कुछ मिक्स्ड ये है बट रिमेन्स साइलेंट बिकॉज ऑल अदर्स आर साइलेंट. उसमें दोनों भी चीजें हो सकती है कि आई डोंट वांट टू स्टैंड आउट का भी रीजन हो सकता है. अदर थिंग इज मे बी आई डोंट नो समथिंग अबाउट दिस पेशेंट जो बाकी का ये पता है. आई माइट गैदर अदर इंफॉर्मेशन एंड देन बाद में इफ आई कैन से, बट अभी ग्रुप में मैं नहीं बोलूंगा ऐसे. सो दैट वाज इट. सोशल मीडिया तो नो डाउट सोशल मीडिया तो एप्लीकेबल होता है हर जगह पे कंफर्मिटी के बारे में. तो also I think there are some examples that I had also listed and I was just hoping कि कुछ अलग response group से अगर आ जाता तो. And social media as Janvi explained very true that we connect through similarities just because we want to get accepted and the other way around too. The very idea of ethics training in corporate, what is ethical, what is illegal, what is not accepted, and then there is some authority, and it's not, I think, only in the corporate but also the functions in our society or the bodies in our society where authorities are strictly controlling discipline. And we will see this more connected with the next experiment. वहां पे conformity बहुत ज्यादा होती है, होनी भी चाहिए, because then you're actually you're trying to control illegal or unethical or wrong, harmful behaviors, simply because there are safety, they could have safety violations can be really threatening for other people. So, for example, if you talk about police or if you talk about functions like law or judicial processes are very authority controlled also in a way. In other way, if I have to see even places where raising a concern can be very difficult,
And this can be in a lot of companies also, in, say, for example, activism or whistleblowing, as we say. The fear of being left out can be very, very high in these situations, simply because the entire group of people or your cohort that you are sharing space with, वो किसी दूसरे थॉट में बिलीव कर रहे हैं, और आपको पता है कि शायद वो गलत हो, और उसके लिए आप एविडेंस भी जुटा रहे हैं और एविडेंस उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो विसल ब्लोइंग जो एक्टिविटी है अपने आप में नॉन कन्फर्मिटी है। तो जैसे जानवी भी अभी बता रही थी, कंफर्म करना एक तरह से इज समथिंग पैथोलॉजिकल दैट वी वुड से। सो confirming is also important, sometimes very helpful also in, group cohesion अच्छा बना रहता है, group dynamics अच्छा बना रहता है, but non conformity भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। And so in corporate structures, at a lot of times now, in very higher senior designations, they build a mechanism of non-conformity. Why is this building a mechanism? Because if all kinds of similar minds are hired in one kind of a place, there is no diversity in thinking, and therefore there is no diverse risk measurement, or understanding that there could be other risks. So if everybody is coming from one similar background, one similar kind of a training, it is less likely that they will be able to assess risk, or they will be able to assess any other threat, and they will agree on all of the decisions, which can be extremely dangerous and in itself very risky if everybody agree. So there's just a very quick movie suggestion. And this movie is based on different original English movie. I think 12 Men or something. But this is Ek Ruka Hua Faisla, and the entire discussion is about 12 jury members who are waiting to give a judgment about a juvenile. Isn't it 12 Angry Men का हिंदी sequel? Yes. Yeah, 12 Angry Men. Right. So, and they are supposed to give out a judgment of a juvenile criminal, and one person restarts the discussion. Everybody, it's done and dusted. It's a very clear case. They agree that this person has to be penalized. They have to, this accused is guilty and therefore must serve the time. And one person stands up and says कि शायद हमको इसको दूसरी तरह से देखना बहुत जरूरी है, and then that's the entire movie. So that's something for you to go watch and cherish for good acting also, and maybe something to learn about conformity also. Janvi, I'll pause here and back to you. हाँ, मैं बाद में, because I was thinking that we will combine both the experiments and then see कि कौन से सिनेरियो में क्या मिलता है। तो आई थिंक दूसरा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और भी ज्यादा डिबेटेबल है, तो आई विल मूव टुवर्ड्स दैट इंटरेक्शन के लिए। तो वी विल हैव टाइम, मैं जितना शॉर्टन कर सकती हूँ उतना आई विल शॉर्टन द थ्योरेटिकल पार्ट। कि अब हमने देखा ये जो पहली फिगर दिखा है, पहला एकदम ऊपर वाला ये दिखा रहा है ना, व्हाट इफ इट इज एवरीवन अराउंड यू। तो हम सब ने अभी देखा कि कंफर्मिटी क्या होती है, बट अब कंफर्मिटी नहीं, व्हाट इफ समवन इन द अथॉरिटी, यहाँ पे एप्रन मतलब लैब कोट में दिखाया है the authority person, but any authority personnel senior to you is telling you something, then आप अपने जजमेंट को कितना कंसिडर करोगे। तो आई विल जस्ट टेल कि स्टैनली मिलग्राम एक्चुअली पहले हम एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं, देन वी कैन डोव इनटू कि क्या आया उसके मन में दैट ही thought of such an experiment. So the setup was that participants were told that the study is about learning and memory. मतलब एक को दिया गया है टीचर का रोल, एक को दिया गया है लर्नर का रोल। लर्नर को क्या करना है, टीचर जो भी सवाल पूछ रहा है, दोनों भी ये है, टीचर एंड लर्नर दोनों भी पार्टिसिपेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट के, बट यहाँ पे लर्नर एक्टर है। जैसे ऊपर बाकी के सब आंसर करने वाले जानबूझ के गलत आंसर करने वाले एक्टर्स थे, एंड ऑब्वियसली टीचर को नहीं पता है कि ये जो अपने साथ दूसरा बैठा है वो एक्टर है। उसको ऐसे ही लग रहा है कि हाँ मैं टीचर के रोल में हूँ, ये लर्नर के रोल में है।
तो टीचर वॉज गिवन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन तुम्हें पूछने हैं। और जैसे ही लर्नर गलत आंसर देगा, वो गलत आंसर के लिए तुम्हें उसे शॉक देना है। तो द टीचर वॉज टोल्ड टू डिलीवर शॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पहले सवाल का गलत आंसर दिया 15 वोल्ट्स का शॉक, दूसरा और एक गलत दिया 13 वोल्ट्स, उसके आगे और गलत दिया 45 वोल्ट्स, ये सब। एंड द कैच वॉज कि जो लर्नर था, जो एक्टर था, जिसको शॉक मिल रहा था, उसे एक्चुअली शॉक नहीं मिल रहा था। देयर वॉज जस्ट वायर गोइंग फ्रॉम टीचर्स रूम टू द लर्नर्स रूम, बट टीचर को ऐसा लगे कि लर्नर को शॉक मिल रहा है, तो लर्नर वॉज इन बिटवीन शाउटिंग विथ पेन कि प्लीज स्टॉप, मुझे बहुत पेन हो रहा है और ये सब। ऑब्वियसली सामने से कोई ऐसे तुम्हें मिन्नतें करेगा, कोई पेन में बोलेगा कि डोंट, तो द टीचर विल स्टॉप कि व्हाई शुड आई गिव समवन शॉक, आंसर गलत आ गया तो आ गया, क्यों। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑथोरिटी फिगर जो एक्सपेरिमेंटर था, जो स्पेशली ये अप्रैल में और ये सब था, ये इस स्पेसिफिक कमांड्स को टीचर को बोलेगा दैट प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, यू हैव नो अदर चॉइस, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दिस, आई एम टेलिंग यू टू डू दिस, you have no choice but to continue. So this is something, these are commands, right? And these commands are coming from the authority figures. और टीचर को तो समझ रहा है कि मैं लर्नर को, मैं दूसरे रूम में बैठे हुए इंसान को शॉक दे रहा हूँ, वो भी इंक्रीजिंग इंटेंसिटी में। बट जस्ट बिकॉज द अथॉरिटी वॉज सेइंग, कितने लोग आगे जाते हैं और कितने लोग ये बोलते हैं अथॉरिटी फिगर को कि नहीं, ये गलत है तो गलत है, आप बोल रहे हो ठीक है, बट आई वोंट। तो मिलग्राम का सबसे मेन क्वेश्चन ये था कि ये जो लास्ट है 450 वोल्ट्स का शॉक, जिसमें ऑलमोस्ट की इट इज ऑलमोस्ट फेटल, तो वो शॉक तक कितने लोग जा सकते हैं। एंड द मेन फाइंडिंग वाज 65% of the participants went all the way to the maximum shock. तो this was मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फाइंडिंग खुद मिलग्राम के लिए ही बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ही थॉट कि एक 10-15% ऑफ लोग होंगे जो ऐसे करेंगे, बट बाकी के सब लोग तो बोलेंगे ना कि नहीं बाबा, शॉक देना गलत है, वी विल नॉट डू दिस। बट यहाँ पे हमें स्टैनली मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंटर था, जो ये साइंटिस्ट था, उसका बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। सो स्टैनली मिलग्राम, he was born in 1933 and later became psychologist. So जब वो उसका जब he grew up, that time was World War II. So before and after World War II, and the World War II he had seen. So when the world was trying to understand how the Holocaust had happened and millions of people had been killed through a vast system, so he wanted to know कि were the people who participated in such atrocity inherently cruel, और वो ordinary लोग ही थे who just did the terrible things simply because authority figure told them to. Authority figure here was Hitler. तो सबका ऐसे हो गया था कि ये लोगों ने जो किया वो क्रूएल था, ऑब्वियसली वो क्रूएल था, पर जो लोगों ने किया वो सारे क्या इनहेरेंटली क्रूएल थे, या वो ऑर्डिनरी पीपल थे जो बस अथॉरिटी को फॉलो कर रहे थे। एंड व्हेन द ब्लेम वाज कमिंग टू देम, उनके कंसर्न्स को तो भी लग ही रहा होगा कि हम मार रहे हैं जूस को, क्या कर रहे हैं, दे वर जस्ट ब्लेमिंग इट ऑन टू द अथॉरिटी पर्सन दैट आई एम जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। सो द मेन question in Milgram's mind was how far will an ordinary person go when authority figure tells them to. इसलिए मैंने ये कुछ सेंटेंसेस ऐड किए थे कि हमारे डेली लाइफ में जब हमें पता रहता है कि आई स्नैप्ड आउट, मैंने कुछ तो एकदम गुस्से में बोल दिया बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सिचुएशन, या फिर मैंने ये तो रूडली बात की या ये सब, तो कभी कभी हमारे खुद को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर हमारा किसी कलीग के साथ झगड़ा हो जाता है, कलीग बोलता है दैट डे यू डिड दिस विथ योर जूनियर, या आपका जूनियर कभी आपको कन्फ्रंट करता है, तो these are the sentences, मतलब some of I have also used these sentences कि I was just following instructions जो ऊपर से आए थे, या it's the rule,
Yeah, the senior asked me to do. It wasn't my decision. Yeah, no point thinking why or how. I eventually have to get it done today. इसीलिए मुझे जो बोला गया है वो मैं करूंगी वैसे. सो दीज आर मतलब एंड हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिलग्राम का स्टडी स्टैंड अलोन नहीं था. व्हेन ही पब्लिश दिस स्टडीज नो वन कुड बिलीव कि ये ऐसे पॉसिबल भी है या फिर ऐसे इतना लोग आगे जा भी सकते हैं. उनको लगा कि इसने टीचर्स मतलब कोई अपने ही लोग बिठाए होंगे या फिर अथॉरिटी फिगर ने ऑलमोस्ट यही किया, प्रेशराइज ही किया होगा ये. तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज ओवर मेनी डिकेड्स रिपीटेड in many different places by different people and almost similar results were found. तो एथिकल कंसर्न्स की जब हम बात कर रहे थे तो द राइट टू विड्रॉ वाज नॉट क्लियरली रिस्पेक्टेड या फिर वो दिया भी नया नहीं गया था शायद टीचर्स को. क्योंकि जब अथॉरिटी फिगर आपको बोलता है कि याद है हम जब अभी हमारे स्टडीज करते हैं तो उसमें जो कंसेंट फॉर्म रहता है तो उसमें रहता है कंसेंट टू पार्टिसिपेट वॉलंटरीली, कंसेंट टू विड्रॉ एट एनी टाइम या फिर कंसेंट टू विड्रॉ एंड हैव नो इफेक्ट ऑन योर ट्रीटमेंट. मतलब आप विड्रॉ भी करोगे तो आपके ट्रीटमेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, आपको कुछ हानि नहीं होगी, ये सब चीजें. तो ये सब उस समय में नहीं था एंड द मेन एम वाज टू स्टडी कि अथॉरिटी जब बोलती है तब सामने वाला करता है कि नहीं. तो वो राइट टू विड्रॉ ऑलमोस्ट था ही नहीं. एंड दूसरा ऐसे था कि जो लोगों ने 450 वोल्ट्स तक शॉक दिया और दूसरे साइड से वो लर्नर्स को शाउट करते हुए सुना, दे गॉट ट्रॉमेटाइज्ड विद द गिल्ट कि अरे यार ये क्या किया मैंने. ऑल्दो उनको बाद में पता चला होगा कि एक्चुअल शॉक्स डिलीवर नहीं किए गए थे. एक्चुअली वो बस वहां से चिल्ला रहा था, वहां से शाउट कर रहा था सो दैट द एक्सपेरिमेंट वुड गो ऑन. बट स्टिल द टीचर्स वेर ट्रॉमेटाइज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. श्रुति, ओवर टू यू. आई थिंक इसमें लॉट्स ऑफ थिंग्स you might to add you might Yeah. have to add. So I think Janvi, I want to also share the story. हमारी पूरी सीरीज की बातचीत ये इस एक एक्सपेरिमेंट को लेकर शुरू हुई थी और it turned out into a 3-part series. And so हाँ. there is a lot now to talk about this. But I will try to be mindful about the time और मैं चाहूंगी कि हम as a group बहुत सारा discussion करें. So I will try to quickly wrap up by 10:05 and then keeping a lot of time for discussion, questions, and also where you see it applying in our specifically Indian context, urban rural differences जैसे होंगे. जैसे अभी जानवी ने भी बताया कि ये अकेला ये एक्सपेरिमेंट नहीं है और पिछले पिछले सेशन में जो हमने जिम्बार्डो के बारे में भी बात की, जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट था, वो एक्चुअली इसके बाद आया हुआ एक्सपेरिमेंट है. सो दिस बिकेम इन सम वेज एक फाउंडेशनल where people are being aggressive. So it was also it was an experiment to kind of measure aggression also, कि aggression कैसे होता है और कैसे उसको express भी करते हैं लोग और किस हद तक aggressive हो सकते हैं लोग ये And जानते हैं. दोनों एक्सपेरिमेंट्स में द एक्सपेरिमेंटर हिमसेल्फ वाज अम्यूज्ड. इवन फिलिप जिम्बार्डो को खुद वो एक्सपेरिमेंट 6 दिन में स्टॉप करना पड़ा कि क्या है ये लोगों को रोल क्या दिया जेलर्स का, ये कैसे भी बिहेव करने लगे. सो दैट इज आल्सो कॉमन कि एक्सपेरिमेंटर्स को खुद को नहीं पता था कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे. बिल्कुल. एंड सो this also and I think last time भी हमने सीरीज में सेशन में मार्क किया था कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही इंस्टीट्यूशनल एथिकल बोर्ड या कोई भी प्लान्ड एक्सपेरिमेंट हो या प्लान्ड स्टडी हो या अब रिसर्च भी हम इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड के या एथिकल बोर्ड के थ्रू उसका अप्रूवल लेकर ही आगे जाते हैं, क्योंकि now we want to be very very sure is there an unharmed or unintended harm that is being caused to the participants. Of course here both even Milgram and Zimbardo did not want to traumatize their participants. They had no intention of harming their participants. According to them, participants were not
experiencing that trauma. Yeah, participants were not being forced to suffer through any condition or problem, like for example, the actors were. But it ended up causing a lot of harm, and a lot of people were traumatized. They were some of them fainted, had seizures, had to be supported after the experiment. So there was a debrief sessions also that were conducted. Uh, they were trembling during giving the shocks also. So this was obviously causing a lot of damage, and some part of damage may have been carried on beyond the experiment or after the experiment also, certainly, which definitely was the case in Zimbardo's experiment. So just to tell, because there were a lot of variations, it was not one experiment of one kind. It was there were about 18 to 24 variations that Milgram carried out in different combinations कि किसको क्या दे, शॉक कहाँ से दे रहा है, कितने पास से दे रहा है, कितने दूर से दे रहा है, कैसे दे रहा है, अथॉरिटी कैसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, इसके मल्टीपल अलग अलग उन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई किए. तो कुछ जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि जैसे विक्टिम जो भी है, माने स्टूडेंट जो भी है, उसके साथ जब प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है तो ओबीडियंस ड्रॉप हो जाता है. And I think that is this can be directly picked up and applied to a lot of social settings. Even in fact, even social events that are happening around us these days. कि when we feel that they are them, फिर वो ओबीडियंस बढ़ जाता है कि जो भी मेरे अथॉरिटी ने बोला है या मैं अथॉरिटी को फॉलो करने के लिए जो कर रहा हूँ वो सही ही है, भले ही उसमें सामने वाले का नुकसान हो. लेकिन अगर वो मेरे ही ग्रुप का है, मेरे ही गांव का है, मेरे ही से सोशल ग्रुप का है या फैमिली का है, देयर इज प्रॉक्सिमिटी, देयर इज इवन सोशल प्रॉक्सिमिटी टू द इंटेंडेड पर्सन, देन द अथॉरिटी वॉइस काइंड ऑफ डाइल्यूट्स. तो अथॉरिटी फिर जो भी बोले हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते और हम इसको उस तरह से फॉलो नहीं करना चाहिए. टोन डाउन दैट रियलिटी और टोन डाउन दैट इंस्ट्रक्शन टू आवर लेवल in a way. So proximity to the victim it dropped kind of from 93% to 30%. और इसमें proximity में what he tried was where there was no feedback condition. माने सामने वाले को शॉक मिल रहा है, that is enough. that या तो कभी कभी दिख भी नहीं रहा है या दिख रहा है पर उसकी आवाज नहीं आ रही है. That is no or limited feedback condition to something where the victim could actually touch the participant and remove their hand from the shock element या बटन या जो भी वो मैकेनिज्म था, उस पर से हाथ हिला सकते हैं या बता सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं. तो जितना ही फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ा दिया था उतना ही ओबीडियंस डाइल्यूट हो गया था या सब्सटैंशियली ड्रॉप भी हो गया था एक तरह से. The other thing was that they did it in multiple contexts, or they moved it out of university, they took it into farms, a lot of other campuses also, and largely the results remain same. So that's that did not really change the results in any way. The reasons that increased the obedience and the reasons that dropped the obedience roughly remain the same. The other thing was when teachers refused to participate in punishing, and these were of course planted actors. This was learning from the earlier conformity experiment, that these were planted actors who said that कि नहीं हम शॉक नहीं देंगे, आप कुछ भी करवा लो पर हम शॉक नहीं देंगे बच्चों को. And that helped other participants also to gain a voice, and it kind of gave them a permission to resist. That now we can say no because somebody else has said no, and somebody had earlier put a comment on a social pressure group that we are talking about these days. It suddenly has relieved a lot of pressure valves within our family social groups. That it is now giving us permission to talk about it, what we disagree with.
our political parties or sometimes even political leadership. It is also now giving us permission to dissent. And therefore, there are suddenly a lot of other protests in different reasons, different sites, different groups that are coming up just because we know that it's okay to not conform to authority and it's okay to not be obedient about this. So, in this case also, what in his condition, what Milgram measured is when teachers refuse, the obedience kind of dropped to about 10%. It's still less because it may have been two teachers only. As probably again, looking at a non-conformity experiment, if more and more teachers would have refused to participate, more and more participants, more and more actors would have refused to participate, more and more participants would have also increasingly said no. So this number could have also increased over a period of time. So another thing that I'm just trying to put from my notes. Right. Shruti, your voice. No. Yeah. So no, I just lost in my notes for a moment. Okay. I was thinking that Notes you today, were so saying something and it's a no. So yeah, I just highlighted this in my notes. One of the most interesting things about this experiment was also that people were far more willing to participate in harm if they knew that they are not personally directly responsible for the action. जो that they जान could say कि अथॉरिटी ने बोला इसलिए किया करके उनके खुद के कंसर्न्स को वो कैसे बोलेंगे कि मैंने इतने शौक दिया लोगों को दिया तो देयर बिल्कुल वाज दिस डिफेंस आल्सो विद देम खुद को भी समझाने के लिए दूसरों को भी समझाने के लिए मेरे हिसाब से गलत है लेकिन मैं तो ऑर्डर्स फॉलो कर रही मैं तो हूँ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था फॉलोइंग ना which she highlighted in a very medical setup Jani ki I know that something has to be done and I don't have a lot of time so sometimes I just say that this has to be done this form has to be filled this procedure has to be done or I cannot help you will have to go and speak to somebody else just because that's the process and that's how the hospital works that has to be oftentimes. done हाँ And we cannot help you with that. एग्जैक्टली ऐसे सेम ही अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस भी टुवर्ड्स द टीचर थे द सेम सेंटेंसेस आई एम नॉट आस्किंग यू आई एम टेलिंग यू टू डू द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू मतलब आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो पता ही क्या ही हो जाएगा वैसे तो उनके ऊपर थोड़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना उनको अथॉरिटी से भी बोलना और ये so these sentences were also so much relatable to the real life ये कि क्या करे so that वो follow करे. Yes. And I think, again, I want to just pick one commonest example that everybody can understand and quickly. But I really want other people to start thinking about what examples come to your mind. For us in government offices, not only government offices, I think very much in corporate offices also, that when you say, ऊपर से order आया, and that is end of discussion at a lot of times. So you can't even question why, what it means, why is the order in such a way, what it means, what are the implications. There is no room to not only question, but not even room to understand more about the ambiguity of the order in itself. So this is just like people say no is a complete sentence. ऊपर से order आया है is a complete sentence in itself, which is an end of the discussion also and probably even dissent or to avoid any kind of questioning or non-conformity beyond this. The second example that maybe many of us can relate to it right now also, but was the 1975 emergency situation, where emergency was also justified in many ways. Justified by that now the government offices are functioning very well, the trains are working very well, people are more disciplined, and people, despite of
despite of knowing that the atrocities, the way dissent was crushed, the way opposition parties and political leaders were jailed or were subjected to a lot of trouble, people justified this way of functioning simply because it came from an authority. And there are multiple things that worked here in emergency also, that there was a charismatic leader. That charismatic leader also uh, had a huge following. With this, okay, sorry. And with this, with that charisma worked obedience, disciplined social structures, and also knowing that in any ways, if there was a disagreement or a dissent, the consequence on us would be completely damaging. So this is also, these are just two examples. There's another interesting example, but I would want to stop here knowing that I have gone a little over. And so we'll pause here for discussion. चैट बॉक्स में कुछ ऐसे था that what was not answered. What I found most shocking about this experiment was that it took place in 1961 and Nazis weren't involved. Mechanism of non-conformity sounds so conformist. I just have written a long reply to that. Yeah. Is there any positive side for this whole conformity? And what even is normal? That in the context of society, normality is mostly a construct that is said society accepts. तो वही रहता है. And उसके ऊपर भी ये किए हैं कि knowing that answer is your answer is right, but still going for wrong one, just to avoid standing out, cannot be called normal. तो see, this is very subjective. इसीलिए हमने ये यहाँ पे ऊपर में देखा कि कंफर्मिटी के ये दो टाइप्स है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट कंफर्मिटी इज पैथोलॉजिकल, बट जस्ट बिकॉज इतने सारे लोग कंफर्म करते हैं एंड फिर जो एक अकेला स्टैंड आउट होता है उसको रिबेलियस बोला जाता है, उसको बोला जाता है. तो नॉन कंफर्म करने वाला भी पैथोलॉजिकल नहीं है, बट कंफर्म करने वाले भी क्यों वो कर रहे हैं उसका रीजन साइकेट्री ढूंढती है. दैट देयर इज नॉर्मेटिव ग्रुप इन्फ्लुएंस, देयर इज इंफॉर्मेशनल. अगर किसी को सच में ऐसे लग रहा होगा कि क्या पता इसके कोई और एंगल्स होंगे जो मुझे पता नहीं है, उसकी वजह से आई एम नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सम पीपल just can't speak anything in front of everyone, they are socially anxious, avoidant. So हाँ, but ये हम अभी के हमारे बहुत सारे इवेंट्स, करंट सिनारियोज में, इवेंट्स में देखते हैं दैट दिस स्टैंडिंग अगेंस्ट जो भी ग्रुप थिंक है या जो भी है, इट हैज इट्स कॉस्ट ऑन इट्स ओन. तो वो 12 एंग्री मैन इज अ नाइस मूवी अबाउट दैट, कि जिसमें ड्रामा एक्शन कुछ भी नहीं है. लिटरली उन्होंने वो जो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसको कुछ डायलॉग भी नहीं दिए है, उसके ऊपर बस एक बार स्क्रीन आती है कि वो एक इतना इतना छोटा बच्चा है, ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज मर्डरिंग हिज फादर, एंड नाउ जूरी हैज टू डिसाइड. और जूरी का रूल होता है दैट द रिजल्ट हैज टू बी यूनानिमस. मतलब ऐसे नहीं कि 8 लोग बोल रहे हैं हाँ उसने किया होगा, 4 लोग बोल रहे हैं नहीं उसने नहीं किया होगा तो उसको सजा होगी क्योंकि मेजोरिटी बोल रही है. ऐसे नहीं होता है. द जूरीज वोट हैज टू बी यूनानिमस कि 12:0. और वो 12 के 12 जो लोग बैठे रहते हैं, दे जस्ट आर सिटिंग अराउंड द टेबल एंड देर जस्ट, उनको कुछ नहीं पता है उस बच्चे का बैकग्राउंड, कुछ नहीं, जस्ट सेइंग कि हाँ इसने किया ही होगा या इसने किया ही है करके. एंड वन ऑफ देम जस्ट somehow he just starts questioning, and धीरे 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 how the conversation evolves over 2 hours or so. That is that movie is about. So I think it is about conformity also. And I wanted to highlight this one thing कि हमारे जो कुछ सिनारियोज रहते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज कि ये कंफर्मिटी है ये ओबेडियंस है, ऐसे हम हमेशा उनको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल
take this example of which I have seen over last few years. For example, कि my department HOD stays in the department till 9 p.m. Which is very late for a faculty to stay. And बाकी किसी भी JR को nobody is explicitly telling you to stay. But everyone still remains in the department till HOD is there. तो यहाँ पे दोनों चीजें काम करती है, conformity also, obedience also. You should carry out an experiment in the department itself, I think. A department itself, but how? I'm just kidding. Just that someday you should ask somebody to say, okay, I'm going at 6 o'clock. You know, that happened eventually. That happened over the course of 1.5 years. But now I'm thinking that conformity की बाकी सब रुक रहे तो मुझे रुकना पड़ेगा, ये एक चीज रहती है. दूसरा एक ये है कि ओबेडियंस भी, there is great level of hierarchy goes in the department. तो मेरा सीनियर बैठा है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो वो एक अनस्पोकन अथॉरिटी है, जैसे कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो है. तो लॉट ऑफ सिनारियोज आर देयर जहाँ पे हमारा कंफर्मिटी एंड ओबेडियंस बोथ इट इज देयर. एंड डेली प्रैक्टिसेस में वो रीइंफोर्स होता जाता है कि अरे सीनियर ने जो बोला वो फॉलो किया तो उसमें गलत क्या किया है. दैट इज द रूल. ये तो ये कहते हैं SOP, दीज आर आवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये तो ऐसे ही करते हैं. एंड ये सब चीजें तो आई थिंक कहीं कहीं सोशल मीडिया का तो हमने एग्जांपल ऑब्वियसली डिस्कस किया, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द फैमिली, वर्क प्लेस मीटिंग में कुछ हमें शेयर करना है. मिलिट्री तो आई डोंट थिंक मिलिट्री वुड बी एन एग्जांपल अप फॉर डिस्कशन ओनली, क्योंकि वहां पे अथॉरिटी एज अ रूल लिया जाता है. तो बट कॉलेज पीयर प्रेशर, वर्क प्लेस एथिक्स और डिपार्टमेंटल हायरार्की, दीज आर द थिंग्स आई कुड सी कि सिर्फ एक कंफर्मिटी से काम नहीं होता है. The two multiple factors are at play. Janvi, because you said about military, I also wanted to highlight. See, again, when military action is on your own citizens, a lot of times, again, some recent examples that we can all relate to also, there could be hesitation, there could be empathy for the victims also. There could be remorse of one's action also. Or military or police action or any kind of disciplinary action on your own society or own people or from your own region. So if you pick up, say for example, police from Maharashtra and send them to for a police action or some deployment in Bihar, they might behave completely different as they might behave in their own district, in the people, with the people of their own language, of their own social group. So when there are wars and when there are war crimes, we do continue to hear that very young children were deliberately killed. There were some rapes conducted by people in uniforms. All of this is again because they believe that this is justified because somebody has authorized this violence, or me behaving in such a way. It's not something that I am doing by my own choice, but one is that people deserve this. The second is also that this has been authorized by somebody. I know that I will not face any authority action. I will not face any disciplinary action because these are not my people. So again, that proximity component that Milgram performed in his experiment, that how close you are to the victim, you are more invested in their, I want to say well-being, that you are more invested in their well-being, and you are more interested in causing lesser harm through your actions, or more indirect harm than a direct harm in a way, than how removed you are from the victim situation and how you are physically away from the victim and how you are socially, culturally also away or different from the victim. And that, I think, even when we are not talking about disciplinary action, it is also when there are mob lynchings or when there are communal violence, this acts in both ways, and it
it multiplies, in many ways, through again our own biases, our own stereotypes, prejudices, all of which are psychological concepts that have been very studied in experimental formats, or studied in a very academic way. So we have a lot of literature about that, and but also about conformity and about aggression and how people are willing to perform these aggressive acts against other fellow human beings. Um, yeah, I wanted to add an example, but I'll just put it in the chat box. And again, I'll pause for questions or comments or any other example that people want to give. There was one question. What do you think about conformity in the context of AI chatbots and algorithm-driven echo chambers? Sorry, I didn't get that very well. What do you think? Okay, I got the question. What do you think about conformity in the context of AI chatbots and algorithm-driven echo chambers? I I'm think not unmute करना पड़ेगा. I'm not sure if I'm understanding this question as correctly as I think I am understanding. So it would be helpful, Alok, if you can unmute and ask this. Alok is not around. Yeah, I think. Okay. So if I can just answer the way I think I have understood the question is probably I think there are a lot of AI chatbots that are employed to build in that algorithm to attract initial likes and shares and this thing. And uh, I think the idea is the same, that it's the algorithm, it has to be shared a couple of times before the algorithm can pick it up. And therefore, these AI chatbots kind of push or drive the reel or the content to that level where it is picked up. But once the algorithm has picked it up, it is again rolling through the same conformity, because more and more people have more and more people have shared it. It keeps repeating. It keeps coming up. The other people are creating more content on the original content. It more and more my mutual friends, which we discussed some time back, that my mutual friends, and I want to just share an example from today. That I was trying to tell my friend about a music show that I really loved, and I was trying to tell the person that this is very wonderful, and I saw it 6 years, 7 years back, and then again we saw it second time, and then we really loved it, and that time nobody knew about it. Now it's become so much of you know uh, huge in they have become influencers in a way, and they're inviting a lot of young crowd to their shows. So the last time that we saw the shows, we saw these very, very young people, seemingly otherwise would not have been interested in this kind of very serious kind of a music, like ghazals or qawwali, but are kind of interested now. And so I asked my friend to just search them on Instagram. And what he did for the first thing was that, oh, all the people that I know have already liked this page. And so I was like, yes, including me, but they have not told you, I have told you. And so that's the difference that a verbal conversation can be, and how different it can be than just following something that your friend is following on a page. But that's just jokes apart. But yes, that's exactly how these, so lot of psychological concepts are used like this day in and day out. And I want to just put in one more example in the chat box while I wait for anyone else to share theirs. Shri has disappeared today. He's not around. Usually, at least he has one question or a comment. Of course, every time he has. So he's gone for rounds today. Actually, पेशेंट रश उसने जो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा था, तो
then he made Akriti host and he क्योंकि वो बीच बीच में कॉल आते रहते, he doesn't like that. Right. So I've just put in another example, if you know, and while we still wait for comments or I any was other actually thinking of rapid fire and ये सब, but हाँ, वो मोर ऑफ ऐसे लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ये हो रहा है एंड मेरे दिमाग में हर एग्जांपल दोनों में फिट हो रहा है, इवन द कंफर्मिटी एंड द ओबेडियंस, दैट इज व्हाई. and they are kind of very interdependent kind of concepts also, हाँ. because authority cannot be exercised without conformity. So that's also, and it cannot exist without the others. हाँ, अथॉरिटी चलती है तो सबके ऊपर चलती है. अगर एक बार वो डिफायंस चालू हो गया तो उसी को तो डर लगता है, उसी का डर लगता है ना अथॉरिटी फिगर्स को, कि एक बार वो डिफायंस चालू हो जाता है, एक कोई तो बोलेगा डिपार्टमेंट का कि क्यों बैठू 9 9:30 तक, तो बाकी के भी लोग बोलने लगेंगे करके. Yeah, I'm sorry, I'm pulling you out of the group, but if you can just unmute and share anything, comments or anything, and examples if you can relate to also. People are not conforming to the idea of discussing in the chat. आई थिंक सो. प्रिया मैम को शायद कनेक्शन इशू होगा, आई डोंट नो. बट एनीवेज वो व्हाट्सएप ग्रुप लर्न सीरीज का इसीलिए है कि इसके ऊपर जब भी कोई नया टॉपिक डिस्कस हो सकता है या फिर इसी के ऊपर एक्सपांड किया जा सकता है, तो आइडियाज कैन बी पुट ऑन दैट ग्रुप और ये सब. और मुझे ऐसे लगता है कि मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट इन जनरल पहले पूरा समझ लेना ही काफी ट्रॉमेटाइजिंग है. और वो एक्सपेरिमेंट पहली बार समझने के बाद ऐसे लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही, कि लोगों को शॉक देने के लिए बोल रहा है एंड देन ही स्टडीइंग कि कितने शॉक दिएगा. तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया. ही वांटेड टू नो फ्रॉम विद इन कि क्या हुआ कि ऑर्डिनरी लोगों ने इतने सारे लोगों को मारा जो उनके जैसे ही थे, ये थे. क्या रीजन था उसका. दे वर क्रूएल इज टू सिंपल ऑफ आंसर इज व्हाट ही माइट हैव थॉट. या फिर समथिंग इनसाइड हिम सेड कि इतने खराब नहीं हो सकते लोग, कुछ तो होगा दूसरा करके. It takes so So little information to create this, to remove somebody from your proximity. Very little. So कहने को तो मेरा neighbor है. But if my neighbor speaks another language and I speak another language, that means my neighbor is them and I am us. So where my group allegiance lies, very smallest of smallest things can be enough to kind of create that one line of difference between creating that group. So that one line is also more than enough to put me at a very distance from that person on whom I do not feel remorse to act in an unpleasant way or harmful or attacking manner also. And what you मुझे said, मेरा कंसाइंस अगर रिमोर्स फील करने भी देता है तो आई जस्टिफाई इट, I डिफेंड, डाइल्यूट इट बाय सेइंग कि आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स. मुझे नहीं, मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था दूसरा. एंड सच में कुछ लोगों के पास था भी नहीं, ठीक है, बट इट इज द वे टू जस्टिफाई. like you said, I remember even as a psychology student, for me to study this was very distressing. And distressing for I think most of our class also, that why did something horrifying, so horrifying ever got studied? And the same kind of feelings returned
read about the Stanford prison experiment, and again the same kind of. Why would you set up an experiment in such a horrible way to trouble people? Um, Now, of course, we understand better, but if they had not been there, शायद आज तो हम नहीं करेंगे. We do it, we'll do it with a lot of ethical considerations. Even if we have to, or we will do it in a way where the aggression is probably non-threatening, non-traumatizing for the participant, for the actor, everyone. But at that point of time, had we not had these experiments right from what we started in the series, first session, second session, and now this, ये अगर सारे ही एक्सपेरिमेंट्स आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तब किसी ने नहीं किया होता, these were some very important concepts that got discovered in a way that explained why people behave in a certain kind of way. People behaved in harmful ways, threatening ways. People behaved in ways where they learned these threatening ways, or aggression also learned by just In a looking way, at. they shaped for development of ethical guidelines also. Also, राइट टू विड्रॉ नहीं दिया गया था तो लोगों को बाद में ये हो कि नहीं बाबा, पार्टिसिपेंट के राइट में राइट टू विड्रॉ होना चाहिए, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का राइट होना चाहिए. एंड स्पेशली जो हम हॉस्पिटल्स में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी से यू सी, जब आप अपने पेशेंट को बोलते हो कुछ कि ऐसे ऐसे है, हम स्टडी के लिए आपका ये वो ऐसे ना समवेयर ऐसा है कि दे आर कंपेल्ड टू से यस टू यू. तो ये चीज रादर रीइंफोर्स करनी पड़ती है, बार बार बतानी पड़ती है कि आप ना बोल सकते हो और उसका आपके ट्रीटमेंट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट विथहोल्ड नहीं किया जाएगा, आपको कुछ अलग ये आपके साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा. एंड ये सब चीजें, तो ये सब एक एक कंपोनेंट ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म ना, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब ऐसे एक एक एक्सपेरिमेंट से आया है. I and think also chat box में एक question था, is it seen between parents and children? I think I gave you the marriage example. Absolutely. Absolutely. I think in that's a classic Indian example. Asian, if I might be a little too generic, but Indian definitely yes, where marriage is marriage as a concept, children are expected to conform to this idea of getting married and having children. And also sometimes then your family practices कि अरे देखो सब लोग फैमिली में तो ये करते ही है. ओबीडियंस तो फैमिली प्रैक्टिसेस के अराउंड इट इज वेरिंग, कैसे एनवायरनमेंट में आप हो, क्या है वो है, कितना. सम फैमिलीज हैव स्पेसिफिक 1-2 अथॉरिटी फिगर्स, उन्होंने बोला है तो विदाउट क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो. उसका एक डार्क एग्जांपल है बुरारी डेथ्स का, दैट एक अथॉरिटी फिगर का अगर वो पोजीशन चला भी जाता है तो समवन एल्स वुड टेक दैट पोजीशन, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी की फैमिली विल कीप ऑन फंक्शनिंग. तो वो एक रहता है. तो सम फैमिलीज वर्क ऑन दैट, ये कि मतलब ये एक अलग डिस्कशन का ये है कि एक अथॉरिटी और उसके ऊपर बाकी के सब फॉलो करेंगे, ऐसा है, या ओपन डिस्कशन इज एनकरेज्ड इन फैमिली, ऐसा. बट कंफर्मिटी तो हर जगह पे दिखता ही है. ओबेडियंस भी एकदम सीवियर लेवल पे दिखेगा नहीं दिखेगा, दैट इज डिफरेंट, बट दिखता तो है. पेरेंट्स एंड parenting as a concept it itself also thrives on conformity because parents are essentially tasked to keep their children alive. That's the basic of parenting. आप बच्चा जिंदा रखो और thriving रखो, ये आपका काम है. उस काम के लिए then sometimes you have to use threats also. Not that I'm justifying this, but most parents tend to use कि ये तुमको खाना पड़ेगा ना, ये नहीं देंगे. So and we use अदरवाइज variety of rewards and ना punishments and all kinds of वही उसमें रीइंफोर्समेंट्स एंड पनिशमेंट्स का मिक्सचर है सब in कुछ, different अदरवाइज ways. ना कैसे सुनेगा बाद में ये. But the idea is to get the child to act in a desired way of what the parent is wanting to do. हाँ, The the parent has idea a is goal. not authority behind that. हाँ. Exactly. But there is a desired goal. And that desired goal is how to get my child to do this desired goal. And how to get my child to do it without disobeying me every time. And so in the most lenient or most gentle parenting, this descent, what we are talking about, is structured within the parenting system also. कि जहाँ पे फिर डायलॉग हो सकता है, फिर आप मना कर सकते हो, फिर उसको डिस्कस कर सकते हो, उसको नेगोशिएट कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो अपने पावर को. All of this is one extreme where you can say no, but without
necessarily losing all your right as a child within that family system, as against completely different authoritarian families where if one person has set the rule, or if one person is doing something without expecting others to do it, yet others will follow. So अगर मुझे पेपर पढ़ना है और मैं 5 बजे रोज पेपर पढ़ती हूँ, मैं ना भी पढ़ूं आज पेपर, लेकिन 5 बजे पेपर मेरे सीट के बाजू में रहेगा. इट इज एक्सपेक्टेड कि वो पेपर उधर आ जाए, because that has now become the rule and the norm of the family without me having to reinforce it, without me having to kind of I'm the word eluded me completely, without me having to म्हणजे त्याला राबवण्याची गरज आहे. वो एक पॉइंट के बाद ओबीडियंस की भी जरूरत नहीं, अथॉरिटी दिखाने I की भी don't have to जरूरत नहीं. It implement happens it. on the happens on its own. So I think we should pause, क्योंकि फिर एक्चुअली मैं जितना होप कर रही थी उतना इंटरेक्टिव नहीं हुआ, बट इट्स ओके, वी विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब. आई वाज एक्चुअली काइंड ऑफ अफ्रेड कि कुछ ज्यादा ही इंटरेक्टिव ना हो जाए और ये सब चीजें, बट द एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो टू मच टू टेक इन और ये सब. तो लेट्स सी, मैं लिंक अपलोड करती हूँ, एंड इफ एनी इनपुट्स आर देयर देन वी विल follow up on the our participants group. Thank you. Do drop in your comment suggestion of any other psychological concepts that you would like us to cover. Thank you, Janvi and Shruti. It was quite an insightful session, and I think we should, as Shruti also said, we can ponder over it today while we go to sleep, and also think about it. If conversations continue in the link and elsewhere in the chats, we can continue these conversations in the next few meetings also. So good night, everyone, and have a good night.